नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा इफ़ेक्ट्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर, तो ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। मेरी आप लोगों से एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसमें सिलेबस कवर किया हुआ है किसका, एनर्जी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट का। और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स तो बहुत पास हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला टॉपिक आता है एनर्जी। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। इट इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी वर्क। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और भी बहुत सारे हैं। डिटेल में अगर एनर्जी के बारे में जानना हो तो बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम ECM पॉइंट ऑफ व्यू वाला वीडियो मेरा रेफ़र करें। अब बात आती है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और साथ में इसका जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी आसान होता है। इसलिए जब भी कभी एनर्जी की बात की जाती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। अब अगर बात की जाए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो सबसे ज़्यादा कोयला इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ही काम में आता है। अब इस कोयले से होता क्या है, कोयले से पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है। उस भाप से टरबाइन को रन किया जाता है। टरबाइन अपने साथ में कपल्ड जनरेटर को घुमाती है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। और अगर मैं टोटल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करूं, तो दुनिया में 37% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कोल। अब एनर्जी को यूज़ करने के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम जिस फॉर्म में चाहें उस फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर भी अटेन कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ एयर कंडीशनर्स हम लोग एयर को कंडीशन कर सकते हैं और रिक्वायर्ड टेम्परेचर रूम का या लिविंग स्पेस का अटेन कर सकते हैं। तो भाई ये तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इससे क्या क्या नुकसान हैं। सबसे पहला नुकसान जो आता है दैट इज़ इंक्रीज इन कार्बन फुटप्रिंट्स। जितना ज़्यादा पावर जनरेट की जाती है उतनी ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखा जाए CO2 कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन में, तो देखा जाएगा कि जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है यानी 1750 के आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा लेवल से एकदम बढ़ गया है। कार्बन फुटप्रिंट के इंक्रीज़ होने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरी दुनिया का तापमान बढ़ चुका है, और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे भी बढ़ता चला जाएगा। दूसरा साइड इफ़ेक्ट आता है इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होता चला जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे फ्लड्स आएंगे, फॉरेस्ट फायर हो सकती है, सूखा पड़ सकता है। जो किसान
फसल उगा रहे हैं उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है और क्रॉप्स पूरी की पूरी बर्बाद भी हो सकती हैं। इसका मतलब है फूड सप्लाई के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अब डिटेल में देखते हैं क्लाइमेट चेंज में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली आती है ग्लोबल वार्मिंग। धीरे धीरे अर्थ का तापमान विद टाइम बढ़ता चला जा रहा है। अगर राइट साइड वाले ग्राफ से थोड़ा ध्यान से देखें तो समझ में आएगा कि 1880 से लेके 2020 तक टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है ग्लोबली और उसकी वैल्यू है अराउंड 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये टेम्परेचर पूरी दुनिया का बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह का तापमान बढ़ा हो। अगर तापमान इसी गति से बढ़ता चला जाएगा तो और भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अनइवन बारिश होगी, फसल बर्बाद होंगी, सूखा पड़ेगा और कंफर्ट कंडीशंस अटेन करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमको लगेगी, जिसकी वजह से और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। वेदर की एक्सट्रीम कंडीशंस भी देखने को मिलेंगी इंसान को। दूसरा इफेक्ट है ओजोन लेयर का डिप्लीशन। डिप्लीशन जानने से पहले जानते हैं ओजोन लेयर होती क्या है। ओजोन लेयर एक ऐसी परत है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशन में जो भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अर्थ पे नहीं पहुंच पाती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में जब हाई एनर्जेटिक सोलर रेडिएशन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के ऊपर पड़ती हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स 2 ऑक्सीजन एटम में टूट जाता है और टूटा हुआ वो एक एटम दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है, उससे ओजोन बनती है। ओजोन अल्ट्रावायलेट लाइट को अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने से रोकती है। अब अगर बात की जाए ओजोन डिप्लीशन की, तो ओजोन धीरे धीरे डिप्लीट होती चली जा रही है, यानी कि ओजोन की जो लेयर है उसमें छेद होता चला जा रहा है। ये अपने आप हो रहा है क्या? अरे नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। ये हो रहा है केमिकल्स की वजह से, स्पेशली हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट्स की वजह से, सॉल्वेंट्स की वजह से, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हेलोन्स की वजह से। इन सब को हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी बोलते हैं। जब भी कभी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हैं, ये ओजोन को ब्रेक डाउन कर देते हैं ऑक्सीजन में, इसलिए इनको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। पहले CFCs का इस्तेमाल एयर कंडीशनर्स में और कूलिंग यूनिट्स में किया जाता था। उसके अलावा डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के क्लीनिंग में भी इनका इस्तेमाल होता था। साथ में कुछ केमिकल रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट्स भी बनकर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस निकलते हैं। राइट साइड वाले डायग्राम में अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये ओजोन होल आप देख पाएंगे। जो पहले वाले डायग्राम में है 1984 वाले में, वहाँ पर जो रेड जोन है 1997 में वो पर्पल जोन से आप देख सकते हैं, वहाँ पे ओजोन में होल हो चुका है। ओजोन लेयर अगर ख़त्म हो जाएगी तो अर्थ पर अल्ट्रावायलेट रेज पहुँचने लगेंगी, जिनकी वजह से स्किन कैंसर होगा, सनबर्न्स होंगे, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है और कैटरैक्ट का भी खतरा रहता है। इस वजह से ओजोन लेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। आगे अगर बात की जाए नेगेटिव इफेक्ट के बारे में, तो अगला नेगेटिव इफेक्ट है रिडक्शन इन सप्लाई। जैसे जैसे
इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, वैसे वैसे सप्लाई को भी मीट करना पड़ेगा, और सप्लाई मीट करने के लिए इन्वायरमेंटल एरियाज़ को हमें कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाना ही पड़ेगा, चाहे तो डैम्स बनाकर, चाहे थर्मल पावर प्लांट्स बनाकर। इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा और फौना बहुत इफ़ेक्ट होंगे। उसके अलावा नेचुरल गैस और माइनिंग में भी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। और अगर बात की जाए और नेगेटिव इफेक्ट की, तो अगला नेगेटिव इफेक्ट आता है हायर एनर्जी कॉस्ट, यानी कि कम एनर्जी के लिए भी हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए और भी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।